दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित लेखपाल भर्ती परीक्षा में ग्राम्य समाज एवं विकास बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है, क्योंकि नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 25 प्रश्न इसी खंड से पूछे जाएंगे। ग्राम्य समाज एवं विकास के सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं, हम उन सभी को अध्यायवार प्रस्तुत करेंगे। साथ ही हम प्रत्येक टॉपिक पर आधारित संभावित प्रश्नों की श्रृंखला भी प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप इस खंड को अच्छे से तैयार कर सकें। आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के लिए ग्राम्य समाज एवं विकास का पहला टॉपिक, ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में। दोस्तों ग्राम्य विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं भारत की बहुत सारी या बहुतायत आबादी गांवों में अभी भी निवास करती है, और लेखपाल का कार्य दोस्तों ग्राम्य विकास और ग्रामीण समाज के लोगों के जीवन के उत्थान और उनके विकास के लिए कार्य करना है। तो इस संदर्भ में ग्राम्य विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में इस भाग के अंतर्गत ग्रामीण समाज और अर्थव्यवस्था, ग्राम विकास की संकल्पना, कार्यनीति और अनुभव, ग्राम विकास में भूमि संबंधी मुद्दे, ग्राम विकास प्रशासन और ग्रामीण भारत में सामाजिक परिवर्तन की गत्यात्मकता को शामिल किया गया है। अगर हम ग्रामीण समाज में अर्थव्यवस्था की बात करें तो देखिए, ग्रामीण समाज और अर्थव्यवस्था में ग्रामीण समाज का परिचय, ग्रामीण जनसांख्यिकी, ग्रामीण सामाजिक संरचना और ग्रामीण आर्थिक रचना तथा ग्रामीण निर्धनता समाहित है। प्राचीन भारतीय ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही हैं, इनको भी समझना जरूरी है। दोस्तों प्राचीन भारतीय ग्रामीण प्रशासन में समुदाय का छोटा आकार होता था। इसके अलावा कृषि मुख्य व्यवसाय के रूप में शामिल है, और पारिवारिक संगठन, बंद सामाजिक स्तरीकरण, उपभोग पर आधारित आर्थिक व्यवस्था और प्रत्येक गांव एक पृथक सामाजिक इकाई के रूप में रहे हैं। ये प्राचीन भारतीय ग्रामीण प्रशासन की विशेषताएं रही हैं। आइए अब जानते हैं दोस्तों ग्रामीण समाज का परिचय। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का 68.84% भाग, लगभग 83 करोड़ 37 लाख लोग ग्रामों में रहते हैं, और 2001 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा 72.22% भाग ग्रामों में बसा हुआ था। ग्रामीण समाज की संकल्पना को समझते हैं दोस्तों। देखिए, संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो के अनुसार किसी विशिष्ट स्थान की जनसंख्या के आकार और घनत्व के आधार पर ग्रामीण समुदाय को परिभाषित किया जाता है। भारत में ग्रामीण शब्द को आमदनी के आधार पर परिभाषित किया गया है। तो याद रखिएगा, भारत में जो ग्रामीण शब्द है इसको आमदनी के आधार पर परिभाषित किया जाता है, और ग्राम का अर्थ होता है आमदनी देने वाला गांव। भारतीय जनगणना आयोग के अनुसार ग्राम एक ऐसा अस्तित्व है जिसकी पहचान उसके नाम से है, और आप जानते हैं हर गांव का एक विशिष्ट नाम होता है और इसकी एक निश्चित परिसीमा होती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों गांव में रहने वाली सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में ये जनसंख्या 15.53 करोड़ है। इसके बाद बिहार में 9.23 करोड़ लोग रहते हैं। पश्चिम बंगाल में गांवों में रहने वाले लोग 6.21 करोड़ हैं। महाराष्ट्र में 6.15 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या है। सर्वाधिक छोटी संख्या और सर्वाधिक छोटी आबादी के ग्राम सिक्किम और मिजोरम में हैं। सिक्किम में इनकी संख्या 4,55,962 है ग्राम में रहने वाले लोगों की संख्या, और मिजोरम में 5,29,037 जो है ये आंकड़े गांव में रहने वालों की संख्या को दर्शाते हैं। दोस्तों छोटे बड़े शहरों के बाहरी भागों में बसे ग्रामों को आमतौर पर सीमावर्ती ग्राम कहते हैं। तो याद रखिएगा, सीमावर्ती गांव छोटे और बड़े शहरों के बाहरी भाग में बसे गांवों को कहा जाता है। शहरीकरण, दोस्तों शहरीकरण जिसे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर आबादी के अस्थायी प्रवास के रूप में परिभाषित किया जाता है, और आप जानते हैं कि शहरों में दोस्तों अधिकतर लोग गांवों से ही आते हैं, और इससे शहरीकरण की प्रक्रिया को बल मिलता है। ग्रामीण समाज का आदर्श नमूना समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ग्रामीण शब्द का अर्थ ग्राम, देहात या लोक समाज जैसे शब्दों से अदल बदल कर प्रयुक्त किया जाता है।
ग्रामीण समाज के लिए सर्वाधिक किस शब्द का, ग्राम शब्द का प्रयोग करते हैं। और देहात, जिसको कंट्री साइड कहा जाता है, देहात दोस्तों, कंट्री साइड शब्द का प्रयोग आमतौर पर पश्चिमी जगत यानी वेस्टर्न सोसाइटी में किया जाता है। तो ग्रामीण शब्द का अर्थ ग्राम, देहात या लोक समाज जैसे शब्द से लिया जाता है। ग्रामीण समाज के लिए सबसे ज़्यादा ग्राम शब्द का प्रयोग किया जाता है। देहात और कंट्री साइड शब्द ये पश्चिमी जगत में किया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों प्राचीन भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन से संबंधित शब्दावलियों को। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर किया गया, तो वैदिक साहित्य में दोस्तों ग्राम शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया गया। ग्रामणी तो ये ग्राम प्रशासन का अधिकारी होता था। गोप हदबंदी का कार्य करता था और गौलमिक ये ग्रामीण प्रशासक होता था। ग्रामपति या महत्तर दोस्तों ये ग्राम प्रशासन में होता था। उर लोगों की संस्था होती थी। पटवारी आप जानते हैं कि ये ग्राम प्रधान का सहयोगी होता था। मौजा गांवों का समूह होता था। तो देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत में जो ग्रामीण विकास प्रशासन से संबंधित शब्दावलियां हैं, यहाँ से प्रश्न आपको अवश्य पूछे जाएंगे। कोई एक विशिष्ट टर्म या शब्दावली ले ली जाएगी और उसका अर्थ आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। दोस्तों देखिए, एक शब्द है फोक यानी लोक, स्पेलिंग है FOLK। फोक शब्द का अर्थ है छोटी, पारस्परिक और सजातीय समुदाय के व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। और लोक समाज, जो दोस्तों लोक समाज है, इसका अर्थ होता है पारंपरिक और समान जाति से गठित समाज। जनजातियां और कृषक के बारे में देखते हैं। दोस्तों ग्रामीण समाज शब्द का अभिप्राय है शहरी समाज की तुलना में यह एक छोटा समाज है, यानी इसकी आबादी कम होती है और इसका भौगोलिक क्षेत्र भी अपेक्षाकृत छोटा होता है। ग्रामीण समाज की विशेषता ये है कि यहाँ पर कृषि की प्रधानता होती है। ये कृषि प्रधान समाज होता है। इसमें कृषक, शिल्पकार, दस्तकार और अन्य व्यावसायिक समूह शामिल होते हैं और ये किसी न किसी वजह से मुख्यतया कृषि पर निर्भर होते हैं। भारत की आबादी में 10.45 करोड़ अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल हैं, जिससे भारत की आबादी का लगभग 8.6% भाग कवर होता है। दोस्तों हरियाणा और पंजाब के राज्यों और चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर देश भर में 705 अनुसूचित जनजातियां बसी हुई हैं। उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक बड़ी संख्या 62 है। तो दोस्तों अनुसूचित जनजातियों में जो है इनके संख्या के आधार पर अगर जो देखा जाए तो 62 प्रकार की अनुसूचित जनजातियां उड़ीसा में रहती हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित को अनुसूचित जनजातियां कहा जाता है, यानी अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित करने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दोस्तों जनजातियों के संदर्भ में पहली अधिसूचना 1950 में जारी की गई थी। 750 अनुसूचित जनजातियों में से 75 की अपरिष्कृत जनजाति समूहों के रूप में पहचान हुई, क्योंकि अनुसूचित जनजातियों की तुलना में ये अधिक पिछड़ी हुई हैं। सबसे पहले अमेरिकी मानव विज्ञानी A.L. क्रोबर ने अपने लेखों में कृषक यानी पीजेंट को परिभाषित किया था। A.L. क्रोबर के द्वारा दी गई कृषक की परिभाषा क्या है, तो कृषक निश्चित रूप से ग्रामीण होते हैं। इसके अलावा उनका संबंध शहरी बाजारों से होता है। ये अमेरिकी मानव वैज्ञानिक A.L. क्रोबर का जो है परिभाषा है। दोस्तों देखिए A.L. क्रोबर ने जो ग्रामीण जनसंख्या या कृषक को परिभाषित किया, वे एक बड़े जन समुदाय का ऐसा वर्ग है जिसमें अक्सर शहरी केंद्र और कभी कभी महानगर भी होते हैं। ये आंशिक संस्कृतियों सहित आंशिक समाज होता है और इसमें जनजातीय जन समुदायों की पृथकता, राजनीतिक स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता नहीं होती है, लेकिन इनकी स्थानीय इकाइयों में अपनी अस्मिता, एकजुटता और अपनी मिट्टी और पूजा पद्धतियों के प्रति लगाव अभी भी सुरक्षित है। क्रोवर का कहना है कि कृषक आंशिक संस्कृति सहित आंशिक समाज है। ये परिभाषा याद रखिएगा। जॉर्ज फोस्टर कहते हैं कि कृषकों से अर्ध समाज बनता है और भारत में जनजातियां शिकार खेलना, खाद्य सामग्री एकत्र करना, मछली पकड़ना, बागवानी काम करना, झूम कृषि करना, कला और शिल्प उत्पादन जैसी विधियों से जुड़ी हैं। ग्रामीण एवं शहरी समाज को देखते हैं। दोस्तों ग्राम से शहरों में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों को रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर ने
विकासवादी शहर कहा है। और ऐसे शहरों की मूल उत्पत्ति इनके गांव से ही होती है और बाहरी जनसंख्या का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जब शहर में अलग अलग लोग आकर बसते हैं तो इन्हें विजातीय यानी हेट्रोजेनिक सिटी कहा जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र होते हैं। यहाँ कृषि की प्रधानता होती है और मोटे तौर पर इन्हें खाद्य उत्पादक इकाइयाँ कहते हैं, क्योंकि गांव और शहर दोनों के लिए खाद्य की आपूर्ति गांवों से ही या ग्रामीण क्षेत्रों से ही होती है। शहरी समाज की विशेषताओं में बड़ा आकार, अधिक घनी आबादी और विजातीयता शामिल है, जबकि गांव में आबादी छोटी होती है, आकार भी छोटा होता है और आबादी का घनत्व कम होता है और अधिकतर सजातीयता पाई जाती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में ग्रामीण विकास की कौन कौन सी कुछ योजनाएं चलाई गई थी और कार्यक्रम, उनके बारे में जानते हैं। श्री निकेतन प्रोजेक्ट 1914 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंस ऑन मैसूर 1914 से 18 में त्रावणकोर केरल में, गुड़गांव प्रोजेक्ट 1920 में F.L. ब्रायन द्वारा, मार्टेंडम प्रोजेक्ट 1921 में डॉक्टर स्पेंसर हैश द्वारा, बड़ौदा परियोजना देखिए 1932 में B.T. कृष्णमाचारी द्वारा। इसके अलावा सेवाग्राम योजना 1936 में महात्मा गांधी द्वारा ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम रहा है। इंडियन विलेज सर्विस 1945 में आर्थर टी मोशर और V.N. गुप्ता के द्वारा, नीलो खेड़ी परियोजना 1948 में S.K. डे द्वारा और इटावा परियोजना 1948 में एल्बर्ट मेयर के द्वारा चलाई गई। तो ये कुछ ऐसी योजनाएं थीं जो स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के आसपास ग्रामीण विकास के लिए चलाई गई थीं। आइए देखते हैं दोस्तों ग्रामों के विविध स्वरूपों के बारे में। भारत की 1991 की जनगणना के आधार पर 94.7% गाँव की आबादी 5000 से कम थी। गांव की आबादी के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला ऐसा है कि 26.5% ग्रामों में 500 से कम लोगों का बसेरा है। इसके अलावा 48.8% ग्रामों की आबादी 500 से 2000 के बीच है और केवल 19.4% गांवों की आबादी 2000 से 5000 के बीच की थी और ये 1991 की जनगणना के आधार पर रहा। भारत में लगभग 50% ग्राम मध्यम आकार के थे। भारत के ग्रामों को आकेंद्रित या न्यूक्लिएटेड और विस्तृत छिटपुट ग्रामों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आकेंद्रित ग्रामों में सभी घर एक इकाई के रूप में एक ही जगह समूह में रहते हैं और ऐसे घरों के चारों ओर कृषि वाली जमीन होती है। छिटपुट ग्राम क्या है? तो जब रिहायशी घर काफ़ी बड़े क्षेत्र में हों और ऐसे घरों का प्रत्येक समूह कृषि वाली भूमि से अलग अलग बटा हुआ होता है तो इसको छिटपुट गांव यानी डिस्पर्स्ड ग्राम कहते हैं। भारत में अधिकांश ग्राम संहत आकेंद्रित होते हैं। और दोस्तों देखिए कुछ अब शब्दावलियों को ले लेते हैं। ग्रामीण समाज, इस शब्द का प्रयोग छोटे छोटे समाज के लिए किया गया है जहां कुछ 100 आवासीय इकाइयां शामिल हों और जो केवल अपने खाने के लिए अन्न का उत्पादन करते हों। इनका मुख्य धंधा कृषि करना है यानी कृषि प्रधान इनकी मुख्य विशेषता है। ऐसे समाजों में कुछ लोग गैर कृषि कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग इसके साथ साथ खेती बाड़ी भी करते हैं। दूसरा है एक टर्म है जनजाति समाज। तो कृषि आधारित समाज की तुलना में ये और अधिक छोटा होता है। इनके आर्थिक धंधों में शिकार करना, खाद्य पदार्थ एकत्र करना और अस्थायी कृषि करना शामिल है। शहरी क्षेत्र को जानते हैं, शहरी समाज को। दोस्तों अर्बन सोसाइटी इस शब्द का प्रयोग कस्बों और शहर दोनों के लिए होता है और शहरी समाज में वृद्धि काफ़ी तेज़ी से होती है और शहर का क्षेत्र विस्तृत और यहाँ पर आबादी अधिक होती है। आइए समझते हैं दोस्तों ग्रामीण जनसांख्यिकी के बारे में। दोस्तों जनसांख्यिकी आबादी का वैज्ञानिक और सांख्यिकी अध्ययन है। विशेष रूप से ये विभिन्न प्रकार की आबादी, उनके विकास और संरचना का अध्ययन है। जनसांख्यिकी की अनेक शाखाएं हैं, जैसे ऐतिहासिक जनसांख्यिकी, सामाजिक जनसांख्यिकी, आर्थिक जनसांख्यिकी, गणितीय जनसांख्यिकी और चिकित्सकीय जनसांख्यिकी। दोस्तों जनगणना जो है, वर्तमान में जो जनगणना का हमारे ट्रेंड है, ये 10 वर्ष में एक बार की जाती है। भारत में सबसे पहली जनगणना आप जानते हैं 1872 में 1872 में की गई थी।
लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और 1881 से नियमित रूप से जनगणना हर 10वें वर्ष में की जा रही है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जन्म, मृत्यु, विवाह आदि महत्वपूर्ण घटनाओं को लगातार रिकॉर्ड करने की एक प्रणाली रही है। इसके अलावा प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे भारत के महापंजीयक द्वारा 1969-70 में शुरू किया गया था। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन का कार्य राष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से किया जाता है। ये मूलतः एक दोहरी रिकॉर्ड प्रणाली पर आधारित जनसांख्यिकी सर्वेक्षण होता है। दोस्तों, ये जो है राज्य बड़े राज्यों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के आकलन प्रदान करता है। अब आइए देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या के आकार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ थी, जिसमें 68.84% ग्रामीण जनसंख्या है। किसी निश्चित समयावधि के दौरान किसी विशिष्ट क्षेत्र की आबादी की संख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? आबादी की वृद्धि यानी जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और यदि निश्चित समयावधि के 2 बिंदुओं के दौरान आबादी बढ़ती है तो इसे सकारात्मक, घटती है तो इसे नकारात्मक वृद्धि माना जाता है। दोस्तों, अगर जो हम 1901 से 2001 की आबादी के चरणों को विशेषीकृत करें, वर्गीकृत करें, तो इसके 4 विशेष चरण हैं। पहला चरण 1901 से 1901 की धीमी वृद्धि, दूसरा चरण 1931 से 1951 की स्थिर वृद्धि, तीसरा चरण 1961 से 1981 तीव्र उच्चतर वृद्धि, और चौथा चरण ये हमारा 1991 से 2001 का है। इसमें उच्च वृद्धि और साथ में घटने के निश्चित संकेत मिलते हैं। तो पहला चरण 1901 से 1921 तक धीमी वृद्धि, 1931 से 1951 में स्थिर वृद्धि, लेकिन 1961 से 1981 में जनसंख्या की तीव्र उच्च वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई, और 1991 से 2001 में दोस्तों उच्च वृद्धि दर और साथ में घटने की निश्चित संकेत मिलते हैं। भारत की ग्रामीण आबादी वितरण प्रतिरूप के महत्वपूर्ण कारक हैं। क्या क्या? कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता, मृदा की गहराई और उर्वरकता, भूमि जल स्तर की गहराई और सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता, ये भारत की ग्रामीण आबादी वितरण को प्रभावित करते हैं। जहाँ पर कृषि योग्य भूमि और इसके अलावा भूमि जल स्तर ऊपर उपलब्ध है, सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता है, वहाँ पर ग्रामीण आबादी सघन है। जहाँ पर ये परिस्थितियाँ नहीं हैं वहाँ पर ये विरल है। ग्रामीण जनसंख्या में लैंगिक संरचना को देखते हैं। जनसंख्या गतिशीलता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू लिंग अनुपात है। लिंगानुपात एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक होता है। इसका प्रयोग एक निश्चित समय में किसी समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच मौजूद समानता को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों, लिंगानुपात, मृत्यु दर में लिंग विभेद, लिंग के आधार पर प्रवसन, जन्म के समय लिंगानुपात और कभी कभी जनसंख्या गणना में लिंग विभेद के बीच क्रिया का परिणाम होता है। 2011 की जनगणना के जो आंकड़े हैं उसमें भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। याद रखिएगा, 2001 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। 2001 में ये 933 था। 2011 की जनगणना में यानी एक दशक में इसमें 10 की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत में लिंगानुपात के घटने की प्रवृत्ति के कुछ कारण भी रहे हैं। ये कारण कौन कौन से रहे हैं? पहली बात ये कि बाल्यावस्था में बालिकाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, उनकी उच्च मृत्यु दर रही, अधिक मातृ मृत्यु दर, और तीसरा लिंग का चयन कर मादा शिशु अनुपात और मादा शिशु हत्या की प्रवृत्ति के कारण भारत में लिंगानुपात घटा है। भारत में अगर जो सर्वाधिक लिंगानुपात की बात की जाए तो दोस्तों 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है। भारत में शिशु आबादी यानी 0 से 6 वर्ष की आयु समूह में लिंगानुपात 2001 में 927 था, और ये अब 2011 में घटकर 919 ही रह गया है। आयु संरचना भी जनसंख्या की एक मूलभूत विशेषता है। ये न केवल वृद्धि दर को प्रभावित करती है बल्कि ये कुल आबादी में श्रम शक्ति के अनुपात का, निर्भरता अनुपात का भी निर्धारण करने में सहायता करती है। दोस्तों, एक प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि आबादी की आयु संरचना जो है
इसका निर्धारण किन किन कारकों से होता है? तो प्रजनन, मृत्यु और प्रवसन, ये आबादी यानी जनसंख्या की आयु संरचना को निर्धारित करने वाले कारक हैं। इसके अलावा दोस्तों भारत की जनसंख्या की आयु संरचना, इसका आधार चौड़ा है, ऊपर की ओर घटता हुआ शिखर है जो उच्च जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी की बढ़ती संख्या का द्योतक है। भारत में वर्तमान उच्च जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों में से एक कारण भारत के अधिकांश राज्यों में कम उम्र में विवाह की प्रथा का प्रचलन है। भारत में बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम 1978 के अनुसार बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तो याद रखिएगा, भारत में बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम जो 1978 का है, इसके द्वारा बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। और 21 दिसंबर 2021 को लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया और इसमें महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी करने का प्रावधान है? तो ये अब 21 वर्ष करने का प्रावधान हो गया है 21 दिसंबर 2021 के बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार। दोस्तों श्रमिकों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को प्रवसन कहा जाता है, याद रखिएगा। जनसंख्या से संबंधित कुछ टर्म हैं। देखिए, अशोधित जन्म दर किसे कहा जाता है? तो वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या में होने वाले बच्चों की संख्या, होने वाले जन्मों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं। अशोधित मृत्यु दर वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या में होने वाली मौतों की संख्या। जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी, ये जनसंख्या संबंधी विज्ञान जो मुख्यतया निश्चित समय में जनसंख्या के आकार, वितरण, विशेषताओं, वृद्धि और संरचना के सांख्यिकी अध्ययन से संबंधित है। आश्रित अनुपात, तो जनसंख्या में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 60 या 65 वर्ष और अधिक आयु के वृद्धों की संख्या, जिसे 15 से 59/64 वर्ष की आयु के वयस्कों की संख्या के अनुपात के रूप में दर्शाया जाता है। तो आश्रित जनसंख्या एक तो 14 वर्ष से कम आयु और दूसरी बात ये कि 59 या फिर 64 वर्ष की आयु के अधिक वयस्कों की संख्या, ये आश्रित जनसंख्या होती है। शिशु मृत्यु दर किसे कहा जाता है? तो 1 वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म यानी 1 वर्ष से कम आयु के में शिशुओं की होने वाली मौत की संख्या, इनको शिशु मृत्यु दर कहते हैं। जनसंख्या घनत्व, तो ये किसी विशिष्ट स्थान पर प्रति वर्ग किलोमीटर पर लोगों की रिहाइश या आबादी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति स्क्वायर किलोमीटर में दर्शाया जाता है। प्रवसन क्या है? तो कुछ समय के लिए एक जगह छोड़कर दूसरी जगह बस जाना प्रवसन कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो दोस्तों प्राकृतिक घटोत्तरी, बढ़ोत्तरी और निवल प्रवसन के कारण एक नियत वर्ष में वह दर जिस पर जनसंख्या बढ़ती या घटती है और इसे आधार जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। लिंगानुपात या सेक्स रेशियो क्या है? तो ये जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को दोस्तों लिंगानुपात कहा जाता है। इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा अब आप आइए देखते हैं ग्रामीण बस्तियों के आकारों के बारे में। दोस्तों ग्रामीण बस्तियों का आकार किस तरह से होता है, उनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ग्रामीण समुदाय, परिवार और जाति, ग्रामीण सामाजिक संरचना, ये दोस्तों आप जानिए इसके बुनियादी आधार होते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं आप समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए, जनगणना में ग्रामीण बस्तियों को ग्रामों की आबादी के आधार पर 7 श्रेणियों में बांटा गया है और इनमें कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहां 200 से कम की आबादी है, कुछ बड़े गांव भी हैं जहां की आबादी 10,000 से अधिक है। ग्रामीण सामाजिक संरचना देखते हैं तो ये समझने वाली बात है दोस्तों, ग्रामीण समुदाय, परिवार और जाति ग्रामीण सामाजिक संरचना के बुनियादी घटक हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन को आपस में जोड़ते हैं। समाज की बुनियादी इकाई वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति विशेष हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करके रहते हैं और जब सबसे छोटा समूह 2 व्यक्तियों से बनता है तो इसे डियाड कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, समाज की बुनियादी इकाई वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों से बनती है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करके रहते हैं। जब सबसे छोटा समूह, दोस्तों ये आप समझ सकते हैं, जब छोटा समूह, सबसे छोटा समूह जो है ये 2 व्यक्तियों से बनता है तो इसको डियाड, DYAD, डियाड कहा जाता है।
मानव समाज में कोई व्यक्ति विशेष या समूह अलग अलग होकर काम नहीं कर सकता है, क्योंकि समूहों के सामूहिक रूप को समुदाय कहा जाता है और सभी लोग एक दूसरे पर आश्रित और अंतर्निर्भर होते हैं। बहुत से समुदाय मिलकर समाज का गठन करते हैं और सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग समाज के विविध भागों के अंतः संबंधों, अंतः संयोजन और अंतः निर्भरता जैसे पहलुओं से संदर्भित किया जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों ग्रामीण समाज की महत्वपूर्ण विशेषता जाति व्यवस्था के बारे में। दोस्तों जाति यानी कास्ट भारतीय ग्रामों की मुख्य सामाजिक संस्था है। स्थानीय भाषा में इसे जात, जैत, जाति आदि कहा जाता है। हैरल्ड गोल्ड के अनुसार जाति एक एकाधिकार रूपी संघ है और उच्च जाति के पुरुषों को निम्न जाति की महिलाओं से विवाह के माध्यम से ऊंचा उठाने की अनुमति थी। इसको अनुलोम विवाह कहा जाता है। इसके विपरीत जहां उच्च स्तर की महिलाओं को निम्न स्तर के पुरुष से विवाह करने का अधिकार था, या जहां महिलाएं विवाह के माध्यम से निम्न स्तर की प्राप्ति करती हैं, उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। अनुलोम विवाहों से जन्मे बच्चे जायज कहलाते हैं और ग्राम को जातियों के समूह के रूप में देखा जाता है, जहां प्रत्येक जाति का अपना पारंपरिक पेशा होता है। जाति भारतीय ग्राम में सामाजिक संगठन का आधारभूत सिद्धांत है और वर्ग यानी क्लास जो है दोस्तों समाज में आर्थिक असमानता के वितरण का सूचक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के गांवों में खाद्य उत्पादक परिवारों और उन्हें वस्तुओं और सेवाओं की उत्पत्ति करने वाले परिवारों के मध्य संबंध के लिए विलियम एच वाइजर ने जजमानी शब्द का प्रयोग किया है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो खाद्य उत्पादक परिवार और सेवाओं की आपूर्ति करने वाले जो परिवारों के मध्य संबंध हैं, विलियम एच वाइजर ने उन्हें जजमानी शब्द कहा है। महाराष्ट्र में इस प्रकार के संबंध को बलूतदारी कहा जाता है। जजमानी प्रथा में कृषक का परिवार मुख्य बिंदु माना जाता है और सेवा प्राप्त करने वाले को जजमान या संरक्षक कहा जाता है। सेवा प्रदान करने वाले परिवारों को कमीन या कामगार कहते हैं और जजमानी प्रथा की सरलतम परिभाषा संरक्षक आश्रित संबंध पर आधारित है। जातियों के बाद ग्रामीण भारत में परिवार की बात करते हैं तो दोस्तों देखिए, परिवार मानवीय समाज का आधार है। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में मुख्यतया दो सामाजिक विशेषताएं नजर आती हैं, वो हैं जाति व्यवस्था और संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार को ऐसे सगे संबंधियों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जिनका आवास एक है, रसोई एक है और संपत्ति में जिनका हिस्सा एक जैसा है और जिनके धार्मिक विश्वास भी एक जैसे हैं। इसको दोस्तों संयुक्त परिवार के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत में संयुक्त परिवार, इनकी विशेषता ये है कि ये पितृवंशी यानी पिता से पुत्र तक चलने वाली परंपरा, पितृस्थानिक जहाँ परिवार के सभी पुरुष सदस्य एक साथ रहते हैं और परिवार में जन्मी कन्या को शादी के बाद दूसरे घर जाना पड़ता है, और पितृसत्तात्मक यानी जहाँ पुरुषों की सत्ता चलती है होते हैं। तो भारत में संयुक्त परिवार पितृवंशीय, पितृस्थनिक, इसके अलावा पितृसत्तात्मक होते हैं। 12वीं सदी में लिखित हिंदू विधि की प्रमुख पुस्तक मिताक्षरा, दोस्तों संत विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा पर टीका लिखी है। यहाँ पर संयुक्त परिवार की सर्वाधिक विशिष्ट विशेषताओं को विधिबद्ध किया गया है और विस्तारित परिवार दो या अधिक एकल परिवारों का समूह होता है। परिवार के विस्तार, समापन, पुनः स्थापन प्रक्रिया को विकास परक चक्र कहते हैं। अब आगे आइए देखते हैं दोस्तों ग्रामीण भारत में सत्ता विभाजन के स्वरूप के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्रामीण विभाजन में सत्ता विभाजन का जो स्वरूप है इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, श्रीनिवास ने ग्रामीण भारत में सत्ता विभाजन के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए प्रधान जाति यानी एक तरह से देखा जाए तो ये प्रधान जाति की संकल्पना प्रस्तुत की, जो कि निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार है। दोस्तों देखिए, ये प्रधान जाति या प्रबल जाति की संकल्पना MN श्रीनिवास ने दी थी। इसमें संख्यात्मक प्रभुत्व, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण, राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण, उच्च अनुष्ठानिक स्थिति और पश्चिमी शिक्षा पद्धति का सर्वप्रथम लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति, यही किसी समाज में या ग्रामीण समाज में प्रबल जाति होती है जिनके पास ये सारे लाभ होते हैं। दोस्तों जन्मजात क्या है? तो जन्मजात वो स्थिति है जिसे मनुष्य जन्म से प्राप्त करता है। जाति व्यवस्था भारत में पाई जाने वाली व्यवस्था मुख्य रूप से सामाजिक स्तरीकरण की परंपरागत व्यवस्था है।
आश्रित, तो आश्रित शब्द का अर्थ है दूसरी जाति को अपनी पेशेवर सेवाएं देने वाला। इसके अलावा पंचायत, तो बड़े बुजुर्गों का एक छोटा सा निकाय जो लोगों के झगड़ों का निपटारा करता है और इसके हर निर्णय को हर हालत में विवादी पक्षों को मानना पड़ता है। समस्तरीय एकता क्या है? तो एक ही जाति या सामाजिक रूप से एक ही स्तर के लोगों की एकजुटता को समस्तरीय एकता कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर एकता, एक ही ग्राम से संबद्ध सोपान क्रम आधारित सामाजिक स्तरीय व्यवस्था या विभिन्न जातियों से जुड़ी लोगों में पाए जाने वाली एकता को ऊर्ध्वाधर एकता कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद आइए ग्रामीण आर्थिक संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। सुनियोजित आर्थिक विकास के 5 दशकों बाद भी भारत मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला ही देश है। 1950-51 में प्राथमिक क्षेत्र ने देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लगभग 60% भाग का योगदान किया था, जिसे आर्थिक शब्दों में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और 1950-51 के बाद 2020-21 में ये घटकर 19.9% रह गया है। 1951 में देश के कुल कार्यबल का 69% भाग किसानों और कृषि श्रमिकों का था और 19-20 में कृषि कार्य में कुल कार्यबल 45.6% हिस्सा कार्यरत है। और भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, जो देश में वार्षिक रूप से होने वाली वर्षा का 74% भाग है और ये पानी का मुख्य स्रोत भी है। तो भारत में कृषि अनिश्चित है, ये मानसून पर निर्भर है और देश में वार्षिक रूप से होने वाली वर्षा का 74% भाग मानसूनी वर्षा पर आधारित है। कृषि की बात करें तो सकल फसल क्षेत्र और निबल यानी कुल बुआई क्षेत्र का अनुपात बहुफसल सूचकांक कहलाता है। वर्तमान में फसल गहनता या बहुफसल संबंधी सूचकांक लगभग 136% है। वर्तमान में सकल फसल क्षेत्र का मात्र 48.8% भाग ही सिंचित है यानी सिंचाई की जाती है। और एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स एट ए ग्लांस 2020 के अनुसार वर्ष 2018-19 में सकल फसल क्षेत्र में खाद्यान्नों का क्षेत्रफल 124.83 मिलियन हेक्टेयर था। वृद्धि संबंधी रुझानों की बात करें तो भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली वृद्धि को 4 विशिष्ट चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण, जिसे पूर्व हरित क्रांति कहते हैं, इसकी शुरुआत 1952 में दूसरी पंचवर्षीय योजना से शुरू हुई और 1960 के मध्य का समय ऐसा जिसमें कृषि को मुख्य रूप से लाभकारी क्षेत्र माना गया, जो प्रौद्योगिकी बदलाव और पूंजी निर्माण में बिना किसी सार्वजनिक निवेश के आगे बढ़ सकता था। और इस अवधि के दौरान कृषि नीति को 2 प्रमुख क्षेत्रों, पहला भूमि सुधार और दूसरा सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की ओर से निर्देशित किया गया। इस अवधि में खाद्यान्नों के उत्पादन में दीर्घकालिक वृद्धि हुई, जो 1949-50 और 1964-65 के बीच वार्षिक रूप से 2.9% थी। दूसरा चरण आप जानते हैं कि प्रारंभिक हरित क्रांति का चरण रहा है, 1960 के दशक से 1970 के दशक तक था। इनमें प्रतिवर्ष के हिसाब से खाद्यान्नों के उत्पादन में 2.21% की बढ़ोतरी हुई और कुल कृषि उत्पादन प्रतिवर्ष अगर जो देखा जाए तो कुल कृषि उत्पादन प्रतिवर्ष लगभग 2.29% के हिसाब से आपका बढ़ा था। हरित क्रांति का जो दूसरा चरण था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों, और इसकी विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता ये थी कि भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण में पूर्वी और दक्षिणी भागों के सुदूर क्षेत्रों की तुलना में उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्यों में कृषि की काफ़ी वृद्धि हुई। इसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादकता में तीव्र वृद्धि हुई थी। 1980 के दशक में हरित क्रांति के तीसरे चरण में कृषि का व्यापक प्रचार हुआ और पूर्वी भारत में विशेष रूप से हरित क्रांति का फैलाव काफ़ी बढ़ा है। 1980 के दशक में दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन की दर प्रतिवर्ष 2.9% से बढ़ी और कुल कृषि उत्पादन प्रतिवर्ष लगभग 3.43% की दर से बढ़ा। ये आंकड़े आपको नोट करने हैं और इनको याद भी करना है। 1990 के दशक के चौथे चरण में कृषि विकास का कार्य नीति का ध्यान वृद्धि को बढ़ाने के लिए विपणन तंत्र पर मुख्य रूप से निर्भर हुआ और इसके साथ साथ सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार की सहायता को बंद कर दिया गया था। दोस्तों, पशुपालन और अन्य कृषि संबंधी कार्यों की अगर हम बात करें तो हम ये समझ सकते हैं कि सकल मूल्य वर्धित यानी जीवीए में पशुधन का योगदान वर्ष 2018-19 में 4.19% था।
20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में कुल पशुधन संख्या 535.78 मिलियन है, जिसमें गोवंशी पशुओं की संख्या 302.79 मिलियन और भैंसों की संख्या 109.85 मिलियन है। भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और वर्ष 1920 में भारत का दुग्ध उत्पादन 198.4 मिलियन टन था। वर्ष 1968-69 में प्रति व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 112 ग्राम दूध उपलब्ध था। 2019-20 में यह मात्रा बढ़कर लगभग 406 ग्राम हो गई। दिसंबर 2019 में 222 डेयरी सहकारी दुग्ध संघों में 1,94,007 ग्राम स्तर डेयरी निगम समितियों के अंतर्गत लगभग 17.01 मिलियन किसान शामिल हैं। भारत में दोस्तों कृषि यानी एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक है। 2019 और 20 में भारत में अंडे का कुल उत्पादन 114.38 बिलियन का था, जिसमें अधिकांश भाग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में उत्पादित हुआ। और आप जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक अंडों का उत्पादन होता है। वर्ष 2019-20 में भारत में 14.16 मिलियन टन मछली का उत्पादन कार्य हुआ था, तो ये भी बहुत अधिक मात्रा है। गैर कृषि कार्य यानी नॉन एग्रीकल्चर जो कार्य हैं, भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अन्य महत्वपूर्ण घटक गैर कृषि कार्य हैं। इनमें कुल कार्यबल में 20 से 25% भाग गैर कृषि ग्रामीण रोजगार से बना हुआ है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, देखिए ग्रामीण परिसंपत्तियों का आकार और वितरण तो ये किस तरह का है। ग्रामीण परिवारों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति क्या है? उनकी जमीन है। गांव में संपन्नता का सूचक भी है, जिसके पास अधिक जमीन वो अधिक संपन्न है। वर्ष 1991 में ग्रामीण परिवारों की सभी प्रकार की परिसंपत्तियों का 64% भाग जमीन से जुड़ा था। निजी जोत क्या है? निजी जोत का आशय ऐसे क्षेत्र से है जो किसानों के कानूनी स्वामित्व यानी खातेदारी के अधिकार के अंतर्गत उनको प्राप्त होता है। एक टर्म आता है दोस्तों सक्रिय जोत। तो सक्रिय जोत ऐसा क्षेत्र है जिसका रख रखाव एकल कृषक द्वारा किया जाता है और ऐसा खेत किसान की अपनी जमीन या उप पट्टेदारी पर जोती हुई जमीन या ऐसी कोई अनौपचारिक व्यवस्था भी हो सकती है। कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार भारत में परिचालन जोतों की कुल संख्या 146 मिलियन है और कुल भूमि जोतों में लघु और सीमांत जोतों का हिस्सा 86.21% है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भूमि जोत में लघु और सीमांत जोत जो है वो सर्वाधिक हैं, 86.21%। पंजाब, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में जोतों का औसत आकार बड़ा है। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी राज्यों में जोतों का औसत आकार अपेक्षाकृत छोटा है। 1960 के दशक में अंत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से ग्रामीण बैंकों की संख्या में विकास हुआ। बैंकों का कुल ऋण का 40% भाग प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को देने के लिए कहा गया है और 1980 के दशक में ग्रामीण बैंकों को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से भी जोड़ा गया था। ग्रामीण समाज में दोस्तों ग्रामीण रोजगार महत्वपूर्ण घटक है और ग्रामीण जो है हमारे यहाँ ग्रामीण समाज में अल्प रोजगारी, मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण श्रम बाजार का विशिष्ट लक्षण है। आम रोजगार स्थिति मानदंड द्वारा एक व्यक्ति को रोजगारशुदा तब माना जाता है जब उसने पिछले वर्ष के आधे से अधिक दिनों तक काम किया हो। आम स्थिति द्वारा बेरोजगारी की दर का संबंध श्रमिक शक्ति में उन व्यक्तियों की प्रतिशतता से है जो काम के लिए उपलब्ध थे लेकिन पिछले वर्ष आधे से अधिक दिनों तक बेरोजगार थे। तो ये बेरोजगारी का दर का आकलन इसी आधार पर किया जाता है। मौजूदा साप्ताहिक स्थिति मानदंड द्वारा एक व्यक्ति को रोजगारशुदा माना जाता है यदि उसने सर्वेक्षण की तारीख से 7 दिन पहले के दौरान कम से कम 1 घंटा काम किया हो। साप्ताहिक स्थिति द्वारा बेरोजगारी की दर का संबंध श्रम शक्ति में उन व्यक्तियों की प्रतिशतता से है जिन्होंने काम के लिए उपलब्ध होने के बावजूद भी पिछले 7 दिनों में 1 घंटा भी काम नहीं किया। मौजूदा दैनिक स्थिति रोजगार क्या है? इसका संबंध पिछले 7 दिनों के कुल दिनों से है जिसमें व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह रोजगार में था। तो ये मौजूदा दैनिक स्थिति रोजगार है। दैनिक स्थिति द्वारा बेरोजगारी दर का संबंध ऐसे दिनों के अनुपात से है जब लोग काम के लिए तो उपलब्ध थे लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। कृषि श्रम के विस्तार पर आते हैं दोस्तों। कृषि श्रम के विस्तार से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखते हैं।
कृषि श्रम भारतीय समाज की सभी व्यावसायिक श्रेणियों में सर्वाधिक सुविधा वंचित श्रेणी है। इसका मुख्य कारण है कि कृषि श्रम में अनुसूचित जाति के लोगों की अधिकता है। वर्ष 2001 में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण श्रम बल का 33% भाग और कृषि कार्यबल का 45% भाग कृषि श्रमिकों का था। ग्रामीण और कृषि कार्यबल में कृषि श्रमिकों का हिस्सा बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे अधिक और उत्तर पूर्व तथा पर्वतीय इलाकों में सबसे कम है। अब आइए देखते हैं दोस्तों जो है फसलों के कुछ प्रतिरूपों के संबंध में कुछ विशिष्ट शब्दावली को। नकद फसल या कैश क्रॉप किसे कहते हैं? ऐसी फसल जिसका उत्पादन स्वयं के उपभोग के लिए नहीं बल्कि बाजार में बेचने के लिए किया जाता है, कैश क्रॉप कहते हैं। इसमें गन्ना, कपास ये सभी कैश क्रॉप के उदाहरण हैं। फसल सघनता क्या है? तो एक ही फसल वर्ष में एक खेत में उगाई जाने वाले विभिन्न फसलों इनकी मात्रा को फसल सघनता कहते हैं। प्रतिभूमि तो ऐसी भूमि जिसमें कुछ मौसमों के लिए फसल बोए बिना रखा जाता है ताकि वहाँ की मृदा उपजाऊ बन सके, उस भूमि को परती कहा जाता है। सकल फसल क्षेत्र ये क्या है? तो कुल बुआई वाला और ऐसा क्षेत्र जहाँ एक वर्ष में अधिक बार बुआई की जाती है उसको सकल फसल क्षेत्र कहते हैं। सीमांत जोत तो याद रखिएगा 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाली भू जोत को सीमांत जोत कहते हैं। और निवल बुआई क्षेत्र तो निवल बुआई क्षेत्र देश में कुल बुआई क्षेत्र यानी ग्रास जो हमारा बुआई क्षेत्र है फसलों के अंतर्गत उसको निवल बुआई क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों कृषि जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और उससे संबंधित महत्वपूर्ण स्थितियों के बाद आइए लास्ट में देखते हैं दोस्तों वैश्विक ग्रामीण निर्धनता के बारे में जो हमारा रूरल पॉवर्टी है। वैश्विक संदर्भ में निर्धनता की बात करें तो विश्व बैंक ने क्रय शक्ति क्षमता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी जिसको PPP या PPP कहा जाता है, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर निर्धनता का अनुमान लगाया है। और PPP के अंतर्गत एक देश से दूसरे देश में पाए जाने वाले मूल्य लागत संबंधी अंतर शामिल होते हैं। इसमें असली उत्पादन और आय आधारित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास लक्ष्य जिसको दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है, इस योजना की शुरू की जिसका उद्देश्य 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। दोस्तों उक्त लक्ष्यों को सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में 193 सदस्य देशों ने अनुमोदित किया था। तो संयुक्त राष्ट्र जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनमें क्या चीज़ें शामिल हैं? तो ये 2030 तक जो कार्यक्रम है इसमें देखिए शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल, सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं। इनके साथ साथ दोस्तों असमानताओं में कमी, संवहनीय शहर और समुदाय। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संवहनीय उपभोग और उत्पादन के अलावा जलवायु कार्रवाई यानी क्लाइमेट एक्शन, जलीय जीवों की सुरक्षा, स्थलीय जीवों की सुरक्षा, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। इसके अलावा लक्ष्य हेतु भागीदारी, ये 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं। इसके अलावा निर्धनता की संकल्पना और मापदंड क्या है? तो भारत देश में हर वर्ष योजना आयोग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का निर्धारण करता था। सापेक्ष निर्धनता के अंतर्गत समग्र आय वितरण और उस वितरण के दायरे में हर एक घर की स्थिति को देखा जाता था। और देखा जाए दोस्तों तो इसमें एक समूह के व्यक्तियों की स्थिति की तुलना दूसरे समूह से की जाती है। भारत में निर्धनता पर आधारित पहले अध्ययनों में से दादा भाई नौरोजी ने 1871 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दर्शाया कि ब्रिटेन की तुलना में भारत एक निर्धन देश यानी गरीब देश है। आय या खपत निर्धनता के प्रमुख निर्धारकों में है और गरीबों की स्वास्थ्य स्थिति, खराब पोषण, अनपढ़ता, सामाजिक बहिष्कार, संवेदनशीलता और उनकी योग्यताओं के संवर्धन के लिए अवसरों का अभाव, यानी ये सभी ऐसे कारक हैं जो मोटे तौर पर निर्धनता की छवि को व्यक्त करते हैं। कोई व्यक्ति निर्धन है तो उसको अच्छे से भोजन नहीं मिलता है, उसका पोषण नहीं हो पाता है, स्वास्थ्य स्थिति खराब होती है, वो अनपढ़ रह जाता है,
उसको लोग समाज में सम्मान नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें गरीबों की स्थिति को दर्शाती हैं। निर्धनता यानी पॉवर्टी का सर्वाधिक सामान्य मानदंड ऐसे लोगों की गिनती करना है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, और इसे क्षेत्र या क्षेत्र की आबादी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। निर्धनता का हेड काउंट मापदंड क्या है? तो ये हेड काउंट अनुपात या HCR भी कहा जाता है बीपीएल को। अमर्त्य सेन ने भी एक मापदंड दिया है जिसे गरीबी का सेन मापदंड कहा जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर भारत में निर्धनता के आकलन से संबंधित जो तथ्य हैं उनके बारे में। योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण पर आधारित निर्धनता के प्रभाव का आकलन करता है, और वर्ष 1979 में सरकार द्वारा स्थापित टास्क फोर्स ने ऐसे प्रति व्यक्ति आय के स्तर के रूप में गरीबी रेखा को परिभाषित किया, जिसमें कैलोरी उपभोग के आधार पर 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी औसतन दैनिक जरूरत को पूरा करती थी। तो ये देखिए, उपभोग आधारित जो गरीबी रेखा निर्धारण है, ऐसे व्यक्ति को गरीब माना गया जो 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम की औसत दैनिक जरूरत पूरा करता था, उसको गरीब माना गया। और ऐसी ज़रूरतें भारतीय चिकित्सकीय अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित आयु और लिंग विशिष्ट कैलोरी और पोषणात्मक आवश्यकताओं पर आधारित थी। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने देखा किस पर आधारित था? ग्रामीण समाज और विकास पर आधारित ये जो टॉपिक था, इस टॉपिक के अंतर्गत हमने ये समझने का प्रयास किया कि किस तरह से, देखिए दोस्तों, किस तरह से भारतीय संबंध में ग्राम्य विकास यानी ग्रामीण विकास को समझा जा सकता है। इसमें कई सारे घटक हैं। ग्रामीण विकास की अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण समाज या भारतीय समाज में कृषि की प्रधानता है, कृषकों की स्थिति है। इसके अलावा ग्रामीण आर्थिक स्थिति क्या है, बस्तियों का आकार क्या है, ग्रामीणों की सामाजिक संरचना क्या है, जाति आधारित व्यवस्था है, ग्रामीण भारत में परिवार की स्थिति क्या है। इसके अलावा दोस्तों, हमने ये भी देखने का प्रयास किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो निर्धनता है, इसके कारण क्या क्या हैं और भारत में निर्धनता का आकलन किस प्रकार से किए जाने की व्यवस्था की गई है। और दोस्तों, ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में ये हमारा ग्रामीण विकास का जो हमारा ग्राम्य समाज और विकास का जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में हमने समझने का प्रयास किया। इसके बाद हम इसके अगले टॉपिक पर आएंगे और साथ ही साथ हम ये प्रयास करेंगे कि ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में इस टॉपिक से जो महत्वपूर्ण बन सकते हैं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्न, उनको भी आगे कवर करते चलें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।